अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल सर ओके, हाउ टू स्टार्ट पी एंड एल। पी एंड एल स्टार्ट करने के लिए आप देख लें, लेकिन पहले कल वाले उसके ऊपर आ जाएं जो हमने पढ़ा था। कौन सा पेज था जिस पेज पे पी एंड एल की एडजस्टमेंट्स हैं? 526। कसूर, सियालकोट, गुजरांवाले, साहिवाल वाले कोई रिस्क ना लें, उकाड़ा वाले भी, गुजरात वाले भी। अच्छा, ये जो टॉपिक है हमारा कंसोलिडेटेड पी एंड एल वाला, इसमें आपने चीजों को दो एंगल से सोचना होता है। एक आपने सोचना होता है क्या ये एस आर ई टाइप एडजस्टमेंट है। अगर ये एस आर ई टाइप एडजस्टमेंट है तो एस प्रॉफिट में भी जाती है, अगर सी आर ई टाइप है तो फिर नहीं जाती। और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फेस पे भी इससे लेके जाना होता है। तो दो एंगल से एडजस्टमेंट्स को हम सोचा करेंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फेस के एतबार से और वर्किंग 5 के एतबार से। चलो, जब भी कभी गुडविल पर इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो हमेशा हम एडमिन एक्सपेंसेस को फेस पे जाके बढ़ा देंगे। ये सिंगल एंट्री अप्रोच है, बस एडमिन एक्सपेंस में जाके फिगर ऐड कर देंगे। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेस पे है तो फिर ये बैलेंस शीट के सवाल में सीआरई में जाता था। तो सीआरई टाइप एडजस्टमेंट्स मैंने आपको कह दिया था पी एंड एल में होती नहीं, वर्किंग 5 में। वो वर्किंग 5.1 को खोल सकते थे, वो हमने खोली नहीं, इसलिए इट विल नॉट हिट वर्किंग 5। हाउएवर, अगर एनसीआई किसके ऊपर है तो आप लोगों ने एडमिन एक्सपेंसेस बढ़ाने से एस के प्रॉफिट कम कर देने हैं। एडमिन एक्सपेंस बढ़ाने से एस के प्रॉफिट, तो बोले हर एडजस्टमेंट को किस एंगल से सोचेंगे? दो एंगल से। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फेस पर कैसे आने और वर्किंग 5 में कैसे जाना। ओके, अगली एडजस्टमेंट है हमारी रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एस एक्विजिशन या रिवैल्यूएशन लॉस ऑन एस एक्विजिशन। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री हमने की एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, और बोले एसेट बर्निश से डेप्रिसिएशन। फर्ज करें 40 रुपए की हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, तो एंट्री की डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट। अब पी एंड एल में सिर्फ ये जाएगा, बस पी एंड एल के सवालों में सिर्फ ये जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये बैलेंस शीट टाइप चीज है, ये बैलेंस शीट टाइप चीज है, ये वर्किंग 1 टाइप चीज है। तो पी एंड एल के सवालों में सिर्फ ये जाएगा। असल में ये पी एंड एल को हिट करता है, लेकिन ये उस आरई को हिट करता है जो प्री आरई पड़ी हो, इसलिए ये फिर पी एंड एल में नहीं जाता। सरप्लस लॉस के कोई भी चीज आ जाए, ये डायरेक्ट वर्किंग 1 में जाती है, ये प्री आरई को हिट करती है। सिर्फ 40 उठाएं और बताएं डेप्रीसिएशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। डेप्रिसिएशन क्या हो रही है? आप इंक्रीज कर दें एक्सपेंसेस को बाय 40, एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दें बाय 40।
अगर एडमिन डिपार्टमेंट का एसेट है तो फिर आप एडमिन एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दें 40 से। एडमिन डिपार्टमेंट लिखे, डेप्रिसिएशन नहीं। अगर एडमिन डिपार्टमेंट का एसेट है तो एडमिन एक्सपेंसेस को बढ़ा दें। अगर ये सेलिंग डिपार्टमेंट का एसेट है तो सेलिंग एक्सपेंसेस को बढ़ा दें। और अगर ये फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है तो फिर आप कॉस्ट ऑफ, मतलब बढ़ाना एक्सपेंस को है, वो डिपेंड करेगा कि एडमिन को बढ़ाना है, सेलिंग को बढ़ाना है या कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाना है। हो सकता है फैक्ट्री बिल्डिंग हो तो फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन तो फिर एडमिन सेलिंग में नहीं डालेंगे, वो तो हम कहां डालेंगे, कॉस्ट ऑफ। तो अगला चैलेंज तो नहीं, आसान सी चीज है। अगला चैलेंज ये है कि खर्चे को डाला कहां करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट में ना डाल दीजिएगा, टैक्स एक्सपेंस में भी ना डालिएगा। पता चले मैंने कहा एक्सपेंस बढ़ाने, आपने टैक्स एक्सपेंस बढ़ाया हो। टैक्स एक्सपेंस बढ़ाने या खर्चा बढ़ाने, खर्चा, कौन सा खर्चा, डिपेंड करता है एसेट की नेचर। जब कभी एसेट की नेचर नहीं बताई होगी तो हम तो हमेशा कहां ले जाया करेंगे, एडमिन में। कहां ले जाए, वैसे आपको पता है एडमिन और सेलिंग के अक्सर इकट्ठे करके उसने लफ्ज लिखा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आज के सवाल में भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उसने एडमिन सेलिंग को इकट्ठा करके ऑपरेटिंग में डाला होता है। वैसे तो एडमिन सेलिंग आमतौर पे इकट्ठे करके इनको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बहरहाल वो सारी बातें छोड़ें, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि 40 रुपए से आपने डेप्रिसिएशन बढ़ानी है। डेप्रिसिएशन बढ़ाने का क्या मतलब है, इंक्रीज एक्सपेंस बाय 40। अब कोई बताए ये किसका एसेट है, एस का। एस के एसेट के डेप्रिसिएशन बढ़ने से एस के प्रॉफिट, सो रिड्यूस द प्रॉफिट्स ऑफ एस बाय 40। इसकी रिवीजन आप लोगों ने इस तरह करनी है घर जाके कि यहां पे आप लोगों ने पेज रख देना है और 4-5 दफा फिर आपने बोलना है कि वर्किंग 5 में क्या जाना है और P&L के फेस पे क्या जाना है। 1-2 दफा भी रिवीजन करेंगे, पक्की हो जाएगी। ये कौन सी लॉजिकल बातें हैं। अच्छा, रीवैल्यूएशन लॉस ऑन एस की एक्विजिशन। रीवैल्यूएशन लॉस की एंट्री बताएं क्या हुई, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट पीपी क्रेडिट। बोले एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, पीपी डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे, खर्चे। अब आप एडमिन सेलिंग में जाके माइनस का साइन लगा रहे होंगे, प्लस का नहीं लगा रहे होंगे, प्लस का नहीं माइनस का साइन लगा रहे होंगे। नो, यू विल डिक्रीज द एक्सपेंसेस बाय 10 ऑन द फेस ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और मजे की बात सुने, डेप्रिसिएशंस कम होने से प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट्स। लेकिन खेलना हाईलाइट कर लें सिर्फ इस 10 से ही है, P&L बनाते हुए। ये मौजें हैं हमारी, खेल वो सॉरी ये वाला खेलना इस 10 से ही है और किसी चीज से नहीं खेलना, सिंगल एंट्री अप्रोच चलेगी। लेकिन याद रखिएगा जो जो एडजस्टमेंट एसआरई टाइप है वो इस प्रॉफिट को भी हिट करेगी। याद है आपको, ये इसको हम काट के एसआरई करते होते थे। जो एसआरई टाइप है वो इस प्रॉफिट को भी हिट करेगी। बाकी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कल पढ़ लेंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉयर फी, कंसल्टेंसी फी, इसको तो बता दिया है मैंने, एडमिन एक्सपेंसेस में डालते हैं वैसे, इसको भी कल पढ़ लेंगे। पेरेंट के इंटरेस्ट इनकम है, सब्सिडरी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। पेरेंट की मैनेजमेंट फी इनकम है, सब्सिडरी की मैनेजमेंट फी एक्सपेंस है। पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड का भी बात करेंगे, ये इसको छोड़ें भी। तो बस अब ब्रेक लगा देते हैं पॉइंट 7 पे, नेगेटिव गुडविल। अच्छा, नेगेटिव गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाती। ये नेगेटिव गुडविल हमने देखा था बैलेंस शीट के फेस पे नहीं जाती, मतलब तो सीआरई में चली जाती है अदर इनकम के तौर पे। लेकिन P&L के सवाल में आपने इसको ऐड कर देना है अदर इनकम में, क्योंकि ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है। तो डो नॉट, इधर देखें ना, क्योंकि ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है इसलिए इट विल नेवर हिट। सो अच्छा, गुडविल ना दो होती हैं, अगर पॉजिटिव हो तो इंपेयर होती है, अगर नेगेटिव हो तो एसेट के तौर पे रिकॉर्ड ही नहीं होती। फिर इसका हम लायबिलिटी नाम नहीं रखते, फिर इसका नाम ही क्या रख देते हैं, अदर इनकम। जब अदर इनकम में चलेगी तो फिर इंपेयरमेंट का सवाल ही नहीं। तो गुडविल अगर
जिटिव हो तो क्या करनी है, इम्पेयर। वो डिपेंड करते हैं एनसीए किसके ऊपर है। और अगर गुडविल नेगेटिव हो तो जब बैलेंस शीट में जानी नहीं तो फिर इंपेयरमेंट का सवाल ही नहीं, डायरेक्ट कहां ले जाएं, अदर इनकम में। तो मैं आप टिक कर लेता हूं, हमारे सवाल में आज नेगेटिव गुडविल भी है, एडजस्टमेंट 5 भी है और एडजस्टमेंट 4 भी है। बस 3 एडजस्टमेंट्स है हमारे सवाल के अंदर। सेल ऑफ स्टॉक बाय S2P है, रिवेलेशन सरप्लस है और नेगेटिव गुडविल है। ये 3 एडजस्टमेंट्स है हमारे सवाल के अंदर। तो अब करना शुरू करते हैं। अच्छा, स्टेप 1 वर्किंग 6 हो गया, स्टेप 2 बैलेंस शीट हो गई। अब स्टेप 3 कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्लस वर्किंग 5। इन दोनों को साथ ही खोल लेना है आप लोगों ने, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग 5। जी, वर्किंग नंबर 5 और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एस का प्रॉफिट। चलें, बोतलें हैवी हैवी ले ली हैं आप, लेकिन इन बोतलों का फायदा होता है, पानी ठंडा रहता है काफी देर, दूसरी में नहीं इतना ठंडा रहता। अच्छा, अब इसको काट दें। ये वो होस्टर उसने कई दफा वो टीएस समझते हैं कि वैसे शुगर लगा रहा हूँ, इस तरह भी होता है कई दफा, लेकिन अभी तो उसने सीरियसली लिया होगा। ओके आ गया भाई, हाँ ठीक है भाई। ये कहाँ से, फैक्ट्री से मंगवा रहे हो? अच्छा, अब इसको पॉज कर दें, पॉज कर दें। अच्छा, अब इसको काटें, तर 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 करें, तर 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 तर। अब इस सारे को ले जाएं, ये सारी अनएडजस्टेड फिगर्स हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी फिलहाल। इन सारी फिगर्स को ले जाएं मुंह पे, 10,000 जमा 8,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स 6,500 प्लस। मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ नीचे, प्लस माइनस चीजें करनी है, आप लोगों को छोड़ने की जगह नहीं नीचे कोई जरूरत, आप लोगों की तो लाइन में आ जाएंगी एक ही लाइन में, ज्यादा एडजस्टमेंट्स भी नहीं है सवाल में। आज सवाल तो अभी शुरू होने हैं ईद से पहले, अभी तो बेस बना रहे हैं ना तो। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1400 जमा 1200, अब बेस बनाते बनाते टॉपिक खत्म हो जाता है। अच्छा, जापा झापा झापा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1400 प्लस 1200। अच्छा, मैंने जालन तो पहले मैं डर गया, मैं पता नहीं की आ गया एकदम। अदर इनकम 700 जमा 30, ओके। $700 प्लस 30, टैक्स एक्सपेंस 800 और 500। वैसे ना यहाँ पीबीटी निकालना है आप लोगों ने, तो इसलिए फिर पीबीटी लिखें, लेस टैक्स एक्सपेंस। एट्रीब्यूशन की जगह बच गई है, एक्स्ट्रा शीट ले लेंगे। टैक्स एक्सपेंस 800 प्लस 500। टैक्स को ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया करें, क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट्स
कंसोलिडेशन के एंगल से कोई नहीं होती, बिकॉज टैक्स असल में ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सामने रख के दिया जाता है, तो टैक्स की एडजस्टमेंट्स इसलिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एतबार से नहीं होती। ग्रुप टैक्सेशन एक होती है दुनिया में, दोनों इकट्ठे मिलकर टैक्स दे दें, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए टैक्स में कभी भी एडजस्टमेंट नहीं आएगी अनलेस कि सवाल में ताज़ा एरर हुई हुई है कोई टैक्स में, वो आज तक कभी आया नहीं, तो टैक्स को क्लोज कर दिया करें साथ ही। लेकिन बाकी फिगर्स बाकी भी क्लोज नहीं, बाकी नहीं, बाकी ने ओपन छोड़ो, बाकी को ओपन छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन फिगर्स को सारा एंट्रीज करना शुरू करें। वर्किंग 5 में पहले एस का प्रॉफिट बता दें कितने। ये वर्किंग 6 से आज निकाला था, कल अवेलेबल था 1 3 3 1 3 3 0 1330। Power, exposure to variable return and exercise its power to decide those return। मैं जरा रिवीजन कर रहा था, आपकी पहले ही मुझे कुछ चीज़ याद आ गई थी, एकदम चीज़ याद आ गई थी, डिफेक्टो कंट्रोल। और नहीं क्यों ऐसे दिमाग इधर उधर निकल जाता है मेरा, तो बैठे बैठे चीज़ें याद आने लग जाती हैं, रिवाइज होने लग जाती हैं। आप लोगों ने सुने नहीं ये लफ्ज़? नहीं जानते, कहाँ पढ़ा होगा, मैं मान ही नहीं सकता आप लोगों ने सफ़े भी नहीं खोले होंगे। हाथ खड़ा करें किसी ने सफ़े खोले, वो 1 2 बस 3 4। थ्योरी से तो ना, क्यों नहीं खोल के देख लेते, पढ़ा क्या था? मैंने रिवाइज कराने की कोई बात नहीं की थी, मैंने उसे अगला सफा कराना है। हाँ ना ना, मैंने तो नहीं करवाना। ओके अच्छा, बच्चे पूछते हैं P&L के एंगल से एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं? बस यही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है, बस यही एडजस्टमेंट्स हैं P&L के एंगल से। ये जो ये 10 थोड़ी नंबरिंग ही तो ये सारी बात है, किताब में पहली दफ़ा चीज़ें डालेंगे तो इसी तरह होगा। और सही कर रहे हैं, जैसे बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना, सही कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बात याद रखिएगा कि P&L के अंदर सिर्फ यही वाली एडजस्टमेंट्स है गिनी चुनी, कोई एक आध और आई तो हम इंशाल्लाह डलवा देंगे। बज़ाहिर मेरे ख्याल से यही एडजस्टमेंट्स हैं सारी, 99% पास पेपर्स में तो यही टेस्ट हुई हैं सिर्फ। अब सवाल ये है कि पेरेंट एक्वायर्ड 192 मिलियन शेयर्स, तो ये जो पेरेंट एक्वायर्ड 192 मिलियन शेयर्स होता है ना, ये वाली एडजस्टमेंट जाती है वर्किंग 1 में, और वर्किंग 1 में कैंसिलेशन होकर गुडविल आनी है, इसलिए इट हैज नथिंग टू डू विद P&L। तो P&L के अंदर ये एडजस्टमेंट नहीं लेके जाया करें, क्योंकि ये वर्किंग 1 में जानी है। NCI की फेयर वैल्यू, NCI की ये भी वर्किंग 1 के अंदर जाती है यहां पर, तो इसलिए इसको आप लोगों ने P&L में नहीं लेके जाया करना। अब एडजस्टमेंट्स हमारी शुरू हो रही हैं। वी आर डूइंग एन एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज का नाम बताएं? वी आर डूइंग एन एक्सरसाइज। एट एक्विजिशन डेट we will assess the book value and fair value of each and every asset of S। अब ये एक्सरसाइज हम शुरू करने लगे हैं। सब्सिडरी के सारे एसेट्स को कहां उठा के लेके जाना है हमने? मार्केट वैल्यू पे, ताकि जो इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग नजर आ रही है उनमें सरप्लस डलते रहें और इक्विटी में जान पैदा हो, ताकि फिर इन्वेस्टमेंट की प्राइस तय होकर गुडविल निकले। उस एक्सरसाइज के करते हुए हमने ये एंट्री कर चुके हैं। अच्छा, P&L इंशाल्लाह 5-7 मिनट में बन जाया करेगा। वो आज पहला दिन है, थोड़ा टाइम लग रहा है, वो इसलिए आप लोगों का पेपर में 5-7 मिनट में बन जाया करेगा। फिगर्स निकली खड़ी होती हैं, फिगर्स को निकालने की अब जरूरत नहीं होती। आप बोलें अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, सिर्फ हाईलाइट कर लें। आज हाईलाइटर आज आपने यूज करने हैं। P&L में सिर्फ क्या जाना है? 3, बस 3। ये एस बैलेंस शीट में जाना है, ये बैलेंस शीट में जाना है, ये वर्किंग 1 में जाना है। तो बोले अमोर्टाइजेशन की 2 एंगल से डिस्कशन करवाएं मुझे। अमोर्टाइजेशन की 2 एंगल से डिस्कशन। अमोर्टाइजेशन को P&L के मुंह पर ऐड कर दो, बाकी कॉस्ट ऑफ सेल में डालने की जरूरत नहीं, बस इसको एडमिन में डाल दें। प्लस 3 वर्किंग का रेफरेंस जरूर दीजिएगा पेपर में, वर्किंग 8। बोले ये कौन सी एंट्री पोस्ट हो गई? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, ये एंट्री पोस्ट हो गई। बस सिंगल एंट्री पोस्ट करनी है।
एक और बात बताएं, ये एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है ना, तो ये किसका एसेट है? बोले अमोर्टाइजेशन बढ़ने से प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, और याद ना आए तो ये बूटी घर में खोल के खोल के बूटी इस्तेमाल कर लेनी है। ये बूटा किधर है, सॉरी बूटी। इंक्रीज एक्सपेंसेस बाय रुपीज कितना था 3, तो एक्सपेंसेस बढ़ने से एस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। एसआरई टाइप एडजस्टमेंट, इसलिए एस प्रॉफिट में ले जाए। अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हो रही है, असल में पता है क्या, वो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिकॉर्ड कर रहे हैं अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मॉडल पे, लेकिन हम चाह रहे हैं अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड हो रिवैल्यूएशन मॉडल, तो थोड़ी सी और अमोर्टाइजेशन चार्ज कर दें। लेकिन बच्चे अक्सर आके सवाल पूछते हैं, अक्सर आके, कई तो उसमें हमें रूम में बैठने में नहीं देते, रास्ते में ही खड़े करके पूछ लेते हैं कि सर ये दो जगह है लुट पाई तुसी, ओ भाई दो जगह नहीं जा रही, या तो यहां से सही करके कोई प्रॉफिट आता ना, उस प्रॉफिट को मैं यहां लेके जाता, फिर आप कहते कि उधर भी रिकॉर्ड हो गया। अब आपको पता है ये फिगरें भी मैंने सवाल से उठाई हैं और ये फिगर भी मैंने सवाल से उठाई है, तो मैं मान रहा हूं मैं एडजस्टमेंट दो दफा कर रहा हूं, लेकिन दोनों कौन सी फिगर्स हैं? अनएडजस्टेड। बहरहाल इस तरह के लॉजिक तो हम कहते हैं आप ना याद रखा करें, आप लोगों ने बस इस सफे को जो है वो घर जाके गले लगा के सो जाना है, पेज 526 इंशाल्लाह। किताब से ना पढ़िएगा, मतलब किताब के साथ ही गले लगा लीजिएगा। ओके, इंटर कंपनी बैलेंसेस। परा हट जाओ, बादशाह सलामत आ रहे हैं, तो मैं भी तो वजीर हाँ, चल वजीर, बादशाह तो बादशाह होता है ना। अच्छा जी, अब इसको डिस्कस करते हैं किस एंगल से? P&L के एंगल से। तो आप लोगों को याद होगा कल हमने बताया था 60 के आगे और 2 रुपए के आगे, 2 रुपए के आगे हमने लिखा था खर्चे बढ़ा दें ताकि स्टॉक को क्रेडिट ना करें, वो बैलेंस शीट में हो गया हुआ है, खर्चे बढ़ा दें ताकि आपस का प्रॉफिट क्या हो जाए, कम हो जाए। खर्चा बढ़ाना कॉस्ट ऑफ सेल, और इसको डिडक्ट कर दें दो जगह से, इसको डिडक्ट कर दें सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल से। ट्रायंगुलर अप्रोच, ट्रायंगुलर अप्रोच। तो 60 रुपए को किसने बेचा? एस ने अपनी सेल में डाला हुआ है, किसने खरीदा? पी ने। छोड़े मेरे लॉजिक जी, 60 दोनों जगह से माइनस कर दें। अच्छा, इसके बाद अभी ट्रायंगल पूरा नहीं हुआ, आपस का प्रॉफिट कितने हैं? 2 रुपए। जीपी डेबिट करूं या एसआरई डेबिट करूं? एसआरई डेबिट कर नहीं सकता, बैलेंस शीट नहीं है। जीपी डेबिट करना अजीब सी बात है, जीपी बैलेंसिंग आ जाने, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, जीपी खुद ही कम हो जाएगा, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएं ताकि जीपी कम हो जाए, +2। चलें आगे। एक और बात, अगर आप लोगों ने जाके इन सफों को बार बार पढ़ाए तो एक और बात, किसने बेचा? एस ने। किसने आपस का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? एस ने। कौन आपस का प्रॉफिट रिवर्स करे? एस। तो इट विल रिड्यूस एस प्रॉफिट, इट विल रिड्यूस, कितने एडजस्टमेंट है ये वाली एडजस्टमेंट, so we will reduce the S profit by 2. Done? वो बोले ओके, हाँ जी, सिंगल एंट्रीज मतलब, हाँ यानी सिंगल एंट्री की है ना, मतलब उधर भी 2 रिकॉर्ड हो गए, इधर भी 2 रिकॉर्ड हो गए। हाँ, स्टॉक प्रॉफिट्स में नहीं लेके जा रहे होते। ये स्टॉक, अगर फिर P&L बैलेंस शीट का इकट्ठा सवाल चल रहा होता तो मैं आपको पोस्ट करके बता देता कि ये कैसे है। मिसाल के तौर पे ये देखें,
ये एक एंट्री है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये एक एंट्री है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। वैसे मैंने तो कहा आप लोग इसके ऊपर स्टिक करें जो मैंने ये सफ़े बनाए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें ये एक एंट्री है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब अगर मुझे कोई बैलेंस शीट बनाओ तो मैं बैलेंस शीट में पता क्या करूंगा, बैलेंस शीट में जाके मैं डेटर्स के अंदर जमा कर दूंगा 10 रुपए और रिटेन्ड अर्निंग के अंदर जमा कर दूंगा 10 रुपए। मेरे पास और कोई हल नहीं है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। कोई मुझे कहे बैलेंस शीट बनाओ, थोड़ी देर में तो किसी ने कहा यार मुझे P&L बना दो, मुझे बैलेंस शीट नहीं चाहिए, तो मैं कहूंगा अच्छा 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 ठीक है, तुम्हें तो बैलेंस शीट नहीं चाहिए थी। अब मैं जाऊंगा P&L में, P&L में मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता ना, और P&L में इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता, बस मैं 10 रुपए से सेल को बढ़ा दूंगा। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो बैलेंस बड़ी सादा सी बात आपकी। और अगर कोई कहे डेटर डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट यानी कॉन्ट्रा एंट्री या क्रेडिटर डेबिट डेटर क्रेडिट, तो वो तो दोनों चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी। तो दिस आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपने कभी इस डेटे से P&L बनाना है तो P&L में आप 10 रुपए 2 दफा में कैसे लेके जाऊं। हाँ, अगर आप इकट्ठे लेके चल रहे हैं चीजें, अगर आप इकट्ठे लेके चल रहे हैं चीजें, उसका फिर तरीका हो रहा है वो। फिर अगर आप बैलेंस शीट P&L इकट्ठी बना रहे हैं, फिर ये 10 रुपए उधर डेबिट होगा, सेल में 10 रुपए क्रेडिट होगा, और फिर ये प्रॉफिट है, इसको फिर आरई में लेके जाना होगा आप लोगों ने। इस प्रॉफिट को आप लोगों ने आरई में लेके जाना होगा। जब इस प्रॉफिट को आप आरई में लेके जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये 10 रुपए तो सेट हो जाएगा। लेकिन हमने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच की है। हमने क्या की है, हम चल रहे हैं बैलेंस शीट हम पहले बना लेते हैं जबरदस्ती, वो टैली हो जाती है। फिर P&L में तो जाहिर ही बात है अब कितना जाएगा, सिर्फ 10 जाएगा। P&L में डेटर वाला 10 तो नहीं जा सकता। ओके, so that's why don't try to think outside this box. चलें जी जी, भाई वैसे काफी कल तफसील से बात हो गई थी ये 60 रुपए के ऊपर और 2 रुपए के ऊपर। फिर भी अगर करनी है तो आज फिर दोबारा खोल लेते हैं इस डिस्कशन को। भाई कह रहे हैं 10 रुपए के साथ भी कुछ करें, चलें जरा ट्राई करते हैं 10 रुपए के साथ क्या करना है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पे ये कल वाली इलस्ट्रेशन दोबारा शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज खरीदी 30 रुपए की और आगे आपने बेची 90 रुपए की। अब जब 90 रुपए की आपने बेची तो पेरेंट ने 90 रुपए की खरीद ली, पेरेंट ने 90 रुपए की खरीद ली। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, पेरेंट ने उसमें से अभी तक 20 वाली चीजें नहीं बेची, पेरेंट ने उसमें से अभी तक 20 वाली चीजें, इसको हम कहा करेंगे सोल्ड, इसको कहा करेंगे पीटीवी न्यूज, इसको हम कहा करेंगे अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक, इसे हम कहेंगे अनसोल्ड लाइंग इन बायर स्टॉक। अब मैंने कल क्या कहा था, यहां से करें -90 और यहां से करें -90, और मसला 20 का है। भाई कह रहे हैं 20 का कुछ करें, मैंने कहा 20 का नहीं कुछ करना, कल मैंने ये बताया था 20 का नहीं करना, 20 का करने या 20 को कॉस्ट पे लाने। हो सकता है 20 पे कुछ प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट बस माइनस करना है, तो 20 को नहीं छेड़ना होता। बहरहाल लीव इट, इस सर्कल से बाहर सोचेंगे तो नेवर एंडिंग डिस्कशन है। ओके, डिविडेंड हमारा आने वाले दिनों में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन का महवर बन जाएगा, इसलिए डिविडेंड के बारे में जरा तसल्ली से सुन लें। डिविडेंड को हम 3 मौके पे देखा करेंगे। डिविडेंड को हम वर्किंग 6 के अंदर देखा करेंगे, क्या करना है इसका। डिविडेंड को हम देखा करेंगे बैलेंस शीट बनाते हुए, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ, इसके लिए हम रूल बनाया करेंगे क्वेश्चन 12। और डिविडेंड को कभी कभी हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एंगल से भी सोचेंगे। मुझे ऐसे ना देखें, ये तीनों चीजें मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, वर्किंग 6 करनी होती है, बैलेंस शीट बनानी होती है, P&L बनाना होता है। तो डिविडेंड को हमने कितने एंगल से देखना है, बोलें 3 एंगल से। ठीक है,
ये हमारी कोई एडजस्टमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे एक दफ़ा सवाल को ख़त्म कर लेने दें, सवाल मैं ख़त्म करता हूँ फिर इस एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लेता हूँ, जो डिविडेंड को मैंने 3 एंगल से देखना है। फिलहाल डिविडेंड को अब आप इग्नोर करें क्योंकि यहाँ पे इसका कोई हिट नहीं पड़ना, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगा क्यों। सवाल हमारा ख़त्म हो गया, टोटल्स कर दें। एक एडजस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा भूलने का चांस होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि वो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट्स में नहीं आ रही होती, वो बैलेंसिंग निकलती है नेगेटिव गुडविल। तो 90% केसेस में शुरू वाले दिनों में बच्चे नेगेटिव गुडविल पोस्ट करना भूल जाते हैं। द रीजन इज कि नेगेटिव गुडविल एडजस्टमेंट से रूट हुई है या वर्किंग 1 में निकली है, लेकिन वो जो मैंने आपको 13 एडजस्टमेंट्स वाला सफा बनवाया है उसमें तो है ना नेगेटिव गुडविल, तो डालेंगे नेगेटिव गुडविल को अदर इनकम में। एंट्री बताएं, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट, कितने से? 951 से। वर्किंग 1 लिखते हैं यहां जी। टोटल्स 17 16 55 42 ये क्या है? 4276 पी का पूरे साल का प्रॉफिट है और एस का भी पूरे साल का प्रॉफिट है। लेकिन अब हमने क्या करें फिर, इसको कोई तकसीम करना पड़ेगा ना। अदर इनकम ऐड नहीं करके बताइए फिगर आप लोगों ने। ये क्या नेगेटिव आ रही है? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। आप मुझे बताएं, इसको जिंदगी में कभी ना एट्रीब्यूट कीजिएगा, इसमें पेरेंट का प्रॉफिट भी पड़ा है। इसीलिए अक्लमंद लोग एस का प्रॉफिट, असल में भाई एस का प्रॉफिट इधर एडजस्टमेंट्स के बाद निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था लोगों को, इसलिए उन्होंने वर्किंग 5 खोली हुई है। अगर कोई फन्ने खां की बात कर रहा हूं मैं, अगर कोई फन्ने खां कहे कि एस का प्रॉफिट वो उधर आपने निकाला, मैं इधर से ही निकाल सकता हूं, ये जिंदगी में कभी गलती ना कीजिएगा कि 8000 माइनस 5000 और बोले 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 माइनस 1200 जमा 30 माइनस 500 और ये वाला 3 रुपए का खर्चा और ये वाला 2 रुपए का खर्चा, इन दोनों को भी माइनस करें तो जवाब वही आना है जो उधर से आना है। लेकिन खुदा के लिए ये कोई नया काम शुरू ना कीजिएगा जिंदगी के अंदर, ऐसे नहीं करना जिंदगी में। कोई वैसे फन्ने खा बने कि एस का प्रॉफिट तो मैं सर इसमें से ढूंढूंगा, मैं इस खिचड़ी में से दाल अलग अलग कर लूंगा, आप मेरी टेंशन ना लिया करें, मैं नहीं वर्किंग 5 करूंगा, पागल ही होए। क्लियर है? हाँ, अगर कोई बता इस तरह चलता तो फिर एस प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टेड है, फिर उसमें शायद एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। शायद अब आपको वर्किंग 5 की वजह समझ आ गई हो। वर्किंग 5 अलग से पहले से खोल के हम क्यों रख लेते हैं, जरा बोलें। ये प्रॉफिट बांटने के काबिल नहीं है, क्यों? इसमें पीटीसीएल का प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है और इसमें यूफोन का प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है, इसलिए जिनको बांटना है उनको हमने अलग रख लिया। लेकिन अलग रखते हुए एक ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट्स भी करते रहिएगा। सिर्फ कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं वर्किंग 5 में हमारे सिलेबस में? बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, लेकिन ये वाली एडजस्टमेंट्स हैं वर्किंग 5 में। कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं? ये वाली। और वो रट्टे नहीं मारने, ये आप लोगों ने सिर्फ घर में जाके ये खोलना है, आगे खुद ही सोच लेना है क्या करना है, आगे खुद ही सोच लेना है क्या करना है। तो ये लॉजिक बेस पे याद करनी है सारी चीजें। ओके, टोटल्स कर दें, हो गए हैं 4276। इसमें अब सीआरई को कुछ नहीं देने की जरूरत, एनसीआई 530।
अब बता दें क्या करते थे तरतीब में, इसको नीचे उतारें, किस नाम किस से 4 2 को बांटना है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स बैलेंसिंग NCI 3746 जी। हाँ 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 हाँ, डिविडेंड अनाउंस किया है, बिल्कुल। आप ये सवाल पूछने लगे हो ना, आ जाओ इधर। हाँ हाँ आ जाओ। घर में या बाहर ऐसा खिदमत का काम करना जिस खिदमत को दिल ना चाह रहा हो, इससे आजिज़ी आती है तबीयत में। बकरे के गले पे छुरी लोग शौक से चला देंगे, गोश्त भी बना देंगे, जब सफाई करनी होगी, वाइपर मारना होगा अंदर जाके, मैं अम्मी तरह पढ़ने जा रहा हूँ। जो काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता ना, वो करने से हमने बड़ों से सुने आजिज़ी आती है तबीयत में। ओके, खाना शौक से पका लेंगे, बर्तन धोने की बारी आएगी थोड़ा सा। अच्छा जी, डिविडेंड के बारे में सुन लें। सुने ना सुने, वो भाई सुने ना, वो मसरूफ हो गए थे, इसलिए मैंने भाई को प्यार से कहा सुने ना, सुने ना। अच्छा, अब पेरेंट की सेपरेट किताबों में इन्वेस्टमेंट नजर आ रही होती हैं और पेरेंट की सेपरेट किताबों में, सेपरेट बैलेंस शीट में, और पेरेंट के सेपरेट P&L में जो है वो अदर इनकम नजर आ रही होती है। 5 डिविडेंड फ्रॉम S। जिस तरह बैलेंस शीट में PP पड़ा होता है और P&L में डेप्शन पड़ी होती है, जिस तरह बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी होती है, P&L में उसका फेयर वैल्यू गेन पड़ा होता है। पुत्र तेरे की पे है, इतने देखना, मोबाइल में लगा हुआ है। जिस तरह बैलेंस शीट के अंदर पड़ा होता है बायोलॉजिकल एसेट, तो उसका फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल वाला गेन P&L में जाता है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अंडे दे, मैं नहीं देनी, दे दे अंडा दे, ये अंडा देती है P&L में जाके, दे के वापस आ जाती है। ये हमारे इलाके की मुर्गी है भाई, तुझे क्या मसला है? ये जाती है इधर और जाके अंडे देके वापस आ जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो बोलें पीज शेयर, बोलें पीज शेयर of S dividend is appearing in other income of P। बार बार बोलें, P's शेयर। हो सकता है इसने अनाउंस किया हो डिविडेंड 8 रुपए का, उसमें से मेरा हिस्सा बनता हो 5 रुपए, तो बोलें P's शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम S
क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही थोड़ी सी है तो उस पर डिविडेंड भी थोड़ा सा होगा। ये इन्वेस्टमेंट अगर 90% शेयर है तो इसका डिविडेंड 90% यानी मुझे मिला होगा। तो बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? इन्वेस्टमेंट। और P&L में क्या नजर आता है? P's शेयर ऑफ एस डिविडेंड। बार बार बोलें, P's शेयर ऑफ एस डिविडेंड। ये कहां पे नजर आता है P&L में? अदर इनकम में। हम इस 70 को थ्रो अवे कर देते हैं वर्किंग वन में। हम इस 70 को थ्रो अवे कर देते हैं वर्किंग, और एस के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड कर लेते हैं। फिर ये 70 नजर नहीं आता, इसे कहते हैं बड़ी सोच। यानी आपकी 70 पे नजर नहीं है होंडा सिटी 7, आपकी 70 पे नजर नहीं है, आपका पूरी कंपनी में आपकी 70 पे नजर नहीं है, आपके उसके पूरे एसेट्स पे नजर है। ये जो कंसोलिडेशन हम कर रहे हैं ना, इस मेथड का नाम हम पढ़ेंगे आज कल तक एक्यूजिशन मेथड। एक्यूजिशन मेथड होता है किसी को खरीद लेना। अगला बिग है, किसी को खरीद लेना, इसे एक्यूजिशन मेथड कहते हैं। जब हम एसोसिएट खरीदेंगे उसका नाम रखेंगे इक्विटी मेथड, और जब हम किसी के थोड़े से शेयर खरीदेंगे उसका नाम रखेंगे इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे ले जाया करो। 72 पे ले जाओ, 70 पड़ा इधर ही रहने दो, फेयर वैल्यू पे ले जाओ, 73 पे ले जाओ। While doing consolidation, if someone is our subsidiary, so we will throw away 72 working one, and while doing consolidation उसके सारे assets और liabilities अपने साथ ऐड कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। इस सवाल में इन्वेस्टमेंट थी 2496, सबने इसे फेंक दिया था पी की बैलेंस शीट से, 3200 में पड़ी हुई थी ना, 3200 में पड़ा था 249, इसको फेंक दिया था यहां से, और उसके सारे एसेट्स ऐड कर रहे थे। इस वजह से फिर ये 2496 नजर नहीं आ रहा था। इसे कहते हैं बड़ी सोच। जब बैलेंस शीट में बड़ी सोच तो P&L में भी बड़ी सोच। P&L में फिर आप डिविडेंड इनकम क्यों दिखा रहे हो? P&L में तो इसकी सेल दिखाओ, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल दिखाओ, इसके खर्चे दिखाओ। इस 5 को थ्रो अवे कर दो, इस 5 को फेंक दो, P&L से फेंको, थ्रो अवे। और थ्रो अवे करके एस की सेल ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो। अब अगर आपने कभी, आज के सवाल में मैं आपको अभी एक जगह लिखा हुआ दिखाने लगा हूं, अदर इनकम में ये पढ़ा ही नहीं हुआ था 5। एक जगह भी आपको दिखाने लगा हूं कि अदर इनकम में ये 5 पढ़ा ही नहीं हुआ था। शुक्र है हमें थ्रो अवे नहीं करना पड़ा। अदर इनकम में ये 5 पढ़ा ही नहीं हुआ था आज के सवाल में। ये मैंने बता देना थोड़ी देर में, मेरे मुंह से निकल जाने मुझे लग रहा है। ये आज के सवाल में पढ़ा ही नहीं हुआ था अदर इनकम में। लेकिन अगर कल आपको कभी अदर इनकम में ये पढ़ा हुआ तो बताएं कंसोलिडेशन एंगल से इसने इधर देखें, इसकी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, इसने कमाया पैट, उसी पैट में से बांटा डिविडेंड। अब जब मैं इसका पूरा P&L अपने पास ले आया हूं और उधर से डिविडेंड भी अदर इनकम में डला रहने दूं, तो दैट इज कॉल्ड एज वो तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं क्या शो कर रहा हूं, मैं उसका सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस शो करके पैट भी शो कर रहा हूं अपने P&L में, और उस पैट में से जो उसने बांटा वो भी शो कर रहा हूंगा। तो अल्लाह करे कोई सवाल आ जाए 1-2 दिन बाद जिसमें पी के शेयर एस के डिविडेंड का पी रिकॉर्ड कर चुका हो। अल्लाह करे कोई ऐसा सवाल आ जाए 1-2 दिनों में जिसमें जो पी को एस से डिविडेंड मिला वो रिकॉर्ड कर चुका हो पी। अगर वो रिकॉर्ड कर दिया हुआ पी ने, तो मैं इसको अदर इनकम में से फेंक दूंगा। और फिर क्या करूंगा वो मैं करता रहता हूं, सेल, कॉस्ट और सेल वगैरह कंसोलिडेट कर दूंगा। वो मैंने यहां नहीं लिखा, वो नेचुरल सी बात है, वो तो हम करते ही होते हैं। इसको फेंक देते हैं अदर इनकम से निकाल के और उसके सारे सेल, कॉस्ट और सेल को गले लगा लेते हैं। अब बताएं कंसोलिडेशन में 2 ऑप्शंस हैं, या तो क्या पढ़ा रहने दें पी की किताबों में, पी की किताबों में डिविडेंड इनकम पड़ी रहने दें। लेकिन ये छोटी सोच है, आप डिविडेंड इनकम शो करें या उसके पूरे प्रॉफिट्स शो करें, क्योंकि प्रॉफिट्स पे आपका क्या आ गया है, कंट्रोल। प्रॉफिट्स पे आपका क्या आ गया है, कंट्रोल। अब ये ना देखें उसने कितना दिया आपको, ये देखें आपका टोटल पैट में कितना हिस्सा बनता है, टोटल पैट में कितना हिस्सा बनता है।
तो इसलिए अभी हम उर्दू में एक लाइन लिखेंगे, जाकर पेज 526 पर, पहले इंग्लिश में सुन लें। अगर पी ने अपनी अदर इनकम में एस से आया हुआ डिविडेंड डाल लिया है तो फिर कंसोलिडेटेड पी एंड एल बनाते हुए अदर इनकम में से ये माइनस कर दें। सर ऐसा ना करें, ये फिक्रा हमें समझ आ गया, इंग्लिश में भी आपने यही लिखा हुआ है। अब अगर आप जबरदस्ती लिखवाना चाहते हैं तो लिखवा दें, हम भी लिख लेते हैं शर्मा शर्मी। चलें आप कह रहे हैं तो लिख लेते हैं, लिखें। अगर पेरेंट ने अपने सेपरेट पी एंड एल में, ये कौन सा पेज है 526, वो थोड़ी नजर आ रहा था। अगर पेरेंट ने अपने सेपरेट पी एंड एल में एस के डिविडेंड का शेयर होता है ना, जब पूरा होता है इसका डिविडेंड, एस के डिविडेंड का अपना शेयर अपनी अदर इनकम में, पी एंड एल में अदर इनकम होती है ना, अपनी अदर इनकम में, फिक्र आउट हो गया भाई का, आप लिखवाओ जहां जहां तक बोला है मैंने। अगर पी ने अपनी सेपरेट पी एंड एल में एस के डिविडेंड का अपना शेयर, एस के डिविडेंड का अपना शेयर अपनी अदर इनकम में डाल लिया है, अपनी अदर इनकम में डाल लिया है। अब एक नीचे ऐसे एरो खींचे, तो निकाल दें, इसी तरह लिखिएगा, तो निकाल दें, तो निकाल दें। वजह बताएं क्यों निकालें भाई, वजह बताएं क्यों निकालें। क्योंकि हम उसके सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह को ले रहे हैं ना, तो जब हमारी नजर उसके पूरे पैट पे है तो फिर उस पैट में से वो हमें क्या दे रहे हैं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंसोलिडेशन में चीजों को देखने के एंगल बदल जाता है। हमारी इन्वेस्टमेंट पे नजर नहीं होती 70 रुपए पे, बल्कि हमारी नजर किसके ऊपर होती है, उसके एसेट्स के ऊपर, उसकी लायबिलिटी। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैं उत्ते होंगे तुसी थल्ले होंगे, जिसमें थल्ले होंगे तुसी उत्ते होंगे हो। जब उसकी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही होती थी तो 10-11 क्लासें हो गई, हम इन्वेस्टमेंट को फेंक देते थे और उसका पीपी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये ऐड कर देते थे। और आज हमने क्या सीखा, इन्वेस्टमेंट पी एंड एल में जाके क्या देती हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड को फेंक दें और बड़ी सोचें क्या, उसकी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अपना प्रॉफिट बनाएं। इसमें तो जबरदस्त सी बात है, उसकी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल को डालें। अगर लिखें यहां पे, अगर, मगर नहीं, अगर पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड रिकॉर्डेड बाय पी, तो फिर निकालिएगा। आज के सवाल में हमारे अकाउंटेंट से हो गई गलती। इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ, वो अदर इनकम में डालना भूल गया। सर डाल के निकाल दें वो कोई फायदा नहीं होगा इस एक्सरसाइज का, क्योंकि देखें उसने अदर इनकम में डाला ही नहीं, तो जब अदर इनकम में क्लासिफाई करके फिर माइनस करें वो तो फिर वैसे टाइम जाया होगा, तो इसलिए इसकी फिर टेंशन ना लें। अच्छा, अब कल से ना ये बातें बड़ी डिटेल से होना शुरू कर देंगे हम। वर्किंग 6 में मैंने इसलिए शो नहीं किया कि वर्किंग 6 में ना डिविडेंड वैसे शो होना चाहिए, और आप लोग करते थे R1 की क्लास में भी, स्टेटमेंट इन इक्विटी में, लेकिन इसलिए शो नहीं किया, अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो गलतियां सही ना किया करें वर्किंग 6 में, ठीक है। कल इंशाल्लाह अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा तब मैं शो करूंगा वर्किंग 6 में। वर्किंग 6 की टेंशन ना ले, वो इंशाल्लाह कर लिया करेंगे। अभी यहाँ पे लिखें, यहाँ ये आप लोगों ने लिख लिया आज के सवाल पे, तो बोलें पी ने अदर इनकम में डिविडेंड नहीं डाला हुआ एस का, पी ने अदर इनकम में डिविडेंड नहीं डाला हुआ एस का, इसलिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं। इधर है ना, ये जो हमारा सवाल चल रहा था, पता नहीं कौन सा पेज है, SL to B है तो 563
3। जरा खुलासा करके लिखें यहां पे, पी ने अदर इनकम में डिविडेंड नहीं डाला हुआ, ये कैसे पता चले आपको? नॉट रिकॉर्डेड बाय बोथ लिखा हुआ ना, नॉट रिकॉर्डेड बाय बोथ। पी ने अदर इनकम में नहीं डाला डिविडेंड, तो अब कुछ ना करें, निकालने की जरूरत नहीं है ना। और अगर खुदा ना खासा डाल दिया तो अदर इनकम में निकाल देते। बस ये सादा सी बात है, P&L में बार बार करेंगे ना, हमें याद हो जाएगी। फिलहाल आज नहीं भी आपको समझ आई तो मुझे कोई टेंशन नहीं, कल से रोजाना ये सवालों के अंदर रिवाइज हुआ करेगी डिविडेंड की एडजस्टमेंट। ओके, तो ये हमारा P&L मुकम्मल हो गया। अब आप हजरात तशरीफ ले आए वो MCQs के एंड पे जो सफ़े हैं वहां पे। पेज नंबर, ये मुझे याद कराइएगा, ये आपको इस फॉर्म में भी दे देंगे अगर आपको चाहिए तो। पेज नंबर 683। भाई विंग्स ऊपर करा दें। निकाल लिया पेज, चलें। ओके, जी मोहतरम इधर देखें, अल्लाह अकबर, आज पेरेंट खुद बिक चुका है। पेरेंट खुद बिक चुका है। यू फोन के 30% शेयर्स इमरान खान के पास हैं और नाइकी ने PTCL के 90% शेयर खरीदे हैं। पहले जरा समझ लीजिएगा फिर नोट करते हैं। अच्छा भाई इधर देखें, एक ही गो में पूरी बात जो है वो कीजिएगा। तो ये पीछे देखें भाई, जरा दिखाएं, ये हाथ खड़े करके ऐसे, और दूसरी दोनों भी दिखा दें। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, क्लास के बाद जाते हुए बाहर बाहर खड़े होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, 1 बजे बाहर खड़े हो जाना। बोतलें देंगे ऐसे, पानी बोतलें देंगे। अच्छा, अब इधर अटेंटिव हो। अब मुझे आप ये बताएं कि बोलें PTCL कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ना बनाए, जल्दी बताएं, बोलें बोलें। PTCL कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ना बनाए अगर PTCL का कोई अपना भी पेरेंट है, अगर PTCL का कोई अपना भी पेरेंट है। और अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, a parent need not present the consolidated financial statement।
पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाए। इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई, क्या पेरेंट खुद होली ओन्ड सब्सिडरी है या पार्शली ओन्ड सब्सिडरी है, किसी की पेरेंट खुद सब्सिडरी है और पेरेंट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। वैसे पीटीसीएल शायद लिस्टेड है, चले खैर है, हम तो मिसाल ले रहे हैं, और पेरेंट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है और पेरेंट स्टॉक एक्सचेंज में कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जमा नहीं करवाती, अगर इसने नए शेयर इशू करने हो तो ऐसा भी नहीं करती। और आखिरी बात, पेरेंट का बाप या इसके बाप का बाप या उसके बाप का बाप वादा करे कि मैं कंसोलिडेशन करूंगा जिसमें मैं सबको लपेट लूंगा, ये वादा करे और फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली अवेलेबल भी करूंगा। अब वन गो में सारी बात सुन लें। पीटीसीएल अगर किसी की फुल्ली या पार्शली ओन्ड सब्सिडरी है किसी की, तो पीटीसीएल बोले नीड नॉट प्रेजेंट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ PTCL is in itself a subsidiary of another person and PTCL shares are not listed on stock exchange and PTCL is not in the process of filing its financial statement to stock exchange for raising any capital, and the parent of PTCL or ultimate parent, दादे का दादा और ultimate parent agrees that I will consolidate all these together and I will also present these financial statements for public, जिसमें लोग देख सकें। लेकिन एक और बात है, अगर ये एतराज कर दे तो एक मिनट, इसकी एतराज की बात जरा ढूंढने दें। It is wholly owned subsidiary or is partially owned subsidiary of another entity and all its owners have been informed about and do not object to parent not presenting consolidated financial statements. इसके other owners हम ऐसा करते हैं ना, इसको 90 ले लेते हैं, तो फिर इसके other owners क्या होंगे? असल में इसके किसी अदर ओनर ने बोला पीटीसीएल ड्रामे ना कर, तू अपना टाइम बचा रही है, मुझे ऐसे लपेट के बना के दे। इसने बोला, नाइकी तो शायद ना बोलता क्योंकि ये सारा आपको पता है अपना ही प्रोग्राम है सारा, तो ये तो शायद ना बोलता, लेकिन कभी कभी पीटीसीएल के अदर ओनर्स, पीटीसीएल के शेख रशीद कर लेते हैं हम, मतलब रिनोन्ड पर्सनैलिटी का नाम लिख लेते हैं जो कि मतलब मशहूर है ज़बान ज़द आम। तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी 10% तो पीटीसीएल में मैंने हिस्सा खरीदा हुआ है, नाइकी कहता है 90%। अब शेख रशीद अड़ गया, कहते हैं नहीं भाई ये क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है नाइकी साहब इनको डाल डूल के जब डालेगा तो मुझे तो नाइकी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो उसकी शाइकी में भी इंटरेस्ट नहीं, तो मुझे तो किसी में इंटरेस्ट नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट है बारो बार इधर, तो तू बहुत ड्रामे करे, मैंने नहीं कंसोलिडेशन करनी, इनको भी मनाना पड़ेगा अगर ये मानेंगे तो, वरना नहीं। तो पीटीसीएल को अपने अदर ओनर्स को मनाना पड़ेगा। चलें जी मनाएं, उनके पास कंट्रोल कम है, लेकिन ये डिसीजन बड़ा है ना आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो उनको चाहिए थी इस तरह की, वो लोग चाहते थे हम जरा देखेंगे पीटीसीएल और यूफन मिलके क्या बुलाएं। और ये 10 तो नहीं होता, ये तो 49% भी होता है, इनके पास तो बड़े बड़े शेयर होते हैं, तो कई दफा वो फिर बड़े क्रिटिकल होते हैं ये लोग, यानी कि एनसीआई है, फारग तो नहीं है ना। जल्दी बनाएं। हर इलाके की अपनी अपनी नॉर्म्स होती हैं, पता नहीं आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं। गुजरांवाला कहाँ के हो? सवात, जल्दी नोट करें। नेपाल में हम थे, अजीब अजीब नाम, वो अजीब हमें लगते हैं ना, झापा, सुनसरी, काठमांडू तो मशहूर है ना, वो तो सबको पता है, इलाम, फिदिम,
चलें चलें जल्दी करें। वो चिंची रिक्शा होता है, उससे मैं उतरने लगा नेपाल में, तो वो एक बहुत बूढ़ी औरत, हिंदू औरत बैठी हुई थी, तो मैंने रिक्शे वाले को उसका भी किराया दे दिया। तो वो देखती रही, हैरान होगी कि ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी का किराया दे दे। तो कई नॉर्म्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में आम है, आप किसी और मुल्क के अंदर करते हैं तो लोग बड़े हैरान होते हैं। कई दफ़ा हम साए के घर कोई चीज़ भेज देते हैं बाहर के मुल्कों में, तो वो 2 दिन आपको देखते ही रहते हैं होया कि सी। बहुत सी चीज़ें जो हमारे कॉमन है वो आप इधर उधर जाके करते हैं तो लोग बड़े आपसे हैरान होते हैं। ओके, वो तो आप सिचुएशन देख के डिसाइड करते हो, वो तो पता होता है एरिया की नॉर्म्स के हैं। कोई 1-2 दिन एरिया की नॉर्म्स पहले पहचाननी होती है ना, ऐसे तो नहीं करना होता। वैसे भी ऐसी जगहों पे इलाके वाले साथ होते हैं। ओके, डन, डना, डन। नहीं नहीं, आप इसको 80 कर लो, इसको 20 कर लो, मतलब 1 कर लो, कुछ भी कर लो माय डियर। ये तो मैंने एक मिसाल बनाई है ना, मिसाल बनाई है जी। माशाल्लाह, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप लोग बड़ी यकसुई से घर में जाके आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। और इट इज़ नॉट सो, यू आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई। हाथ खड़ा करें, यू आर डूइंग, नहीं हाथ छोटी ईद आएगी उसके बाद पढ़ेंगे, पहले 10 लेक्चर उधर से फारग कर दिए, बड़ी ईद आएगी उसके बाद पढ़ेंगे, बाकी 50 लेक्चर 60 लेक्चर ले। अच्छा, IFRS 10 ऑल्सो, अच्छा हेडिंग पढ़ें, कंडीशंस अंडर विच पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखते रहे साथ साथ, यहां पेरेंट से कौन मुराद है, यहां पेरेंट से मुराद है PTCL, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। IFRS प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, अच्छा मैंने कहा शायद कोई वीलॉग बनाया तो प्रिंसिपल। IFRS 10 आल्सो रिक्वायर्स, IFRS 10 कहता है that an entity that is a parent, parent के ऊपर लिखें PTCL, IFRS 10 requires that an entity that is a parent यानी PTCL shall present consolidated financial statement and must include all the subsidiaries। ये तो जनरल रूल है ना, लेकिन आप रिलैक्सेशन पढ़ें, आप पेरेंट PTCL लिखें ऊपर, a parent need not present consolidated financial statement। असल में वो कहीं कहीं एब्रीवेशन यूज किए हमने। इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई, नंबर 1 PTCL, इट का मतलब लिखें, इट वो नहीं जो मारनी होती है साथ, इट का मतलब PTCL, PTCL इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी। अगर नाइकी ने 100% ओन किया होता, या PTCL इज अ पार्शली ओन्ड। हमारी मिसाल में बताएं होली ओन्ड है या पार्शली ओन्ड है, तो यहां लिख लेते हैं पार्शली ओन्ड, ताकि घर जाके जब पार्शली ओन्ड समझ ना आए तो कहीं सर मार के नजर तो आ रहा हो ना पार्शली ओन्ड, बिल्कुल सर मार के। तो PTCL इज अ पार्शली ओन्ड सब्सिडरी। ये सफे आए थे तो कैलकुलेटर वैसे ही साइड पे रख देना चाहिए था बैग में। अच्छा, PTCL इज अ पार्शली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी, अनदर एंटिटी लिखे नाइकी, एंड बस ठीक है ना, इंद्र बिठा दो, एंड ऑल इट्स अदर ओनर्स, अदर ओनर्स लिखें शेख रशीद, एंड ऑल इट्स अदर ओनर्स। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक बात उसने कर दी, उसने कहा ऐसे लोगों से भी आपने पूछना है जिनको वोटिंग राइट नहीं भी होता। ये आपको पता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, ये पढ़ा है कभी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिनका वोटिंग राइट नहीं है उनसे भी पूछना, इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट, जो आमतौर पे वोट नहीं देते उनसे भी पूछना पड़ेगा आपको, उनको बताना भी है। हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट, किनको बताएं, शेख रशीद को, शेख रशीद को बताएं, एंड डू नॉट ऑब्जेक्ट, और वो फिर एतराज नहीं कर रहे, किस पे उन्हें एतराज नहीं है, डेट PTCL इज नॉट प्रेजेंटिंग कंसोलिडेटेड, उनको कोई एतराज नहीं है, PTCL नहीं करनी ना करें, वो कहते हैं खैर है यार कोई नहीं, थोड़ा पता चलता है, खैर है जान दो।
अगली शर्त बोले पीटीसीएल डेट और पीटीसीएल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ये डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पूरा हमारा टॉपिक है IFRS 9 जो हमने ईद के बाद अगले हफ्ते शुरू करना है। डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें हम देखा करेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैश डेबिट डिवेंचर क्रेडिट, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं कैश डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो इट्स डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट ट्रेडेड इन एनी पब्लिक मार्केट। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज, आगे ब्रैकेट वाला काट दें। पीटीसीएल, किताब रखी हुई या नींद? अच्छा किताब रखी। पीटीसीएल डिड नॉट फाइल एंड नॉर इट इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इट्स विद अ सिक्योरिटीज कमीशन। पाकिस्तान में कौन से सिक्योरिटीज कमीशन? SECP और एनी अदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग एनी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या होता है? इशूइंग इंस्ट्रूमेंट्स। लिखें लफ्ज इशूइंग इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 9 में देखेंगे। शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, पैसा लेना लोगों से। वो जो कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नहीं आ रहा होता था, लोन लेना और कैपिटल रेज करना, उसे कहते हैं इशूइंग इंस्ट्रूमेंट्स। एंड का क्या मतलब है? चारों शर्तें पूरी होनी। एंड इट्स अल्टीमेट पेरेंट, नाइकी का भी बाप और एनी इंटरमीडिएट पेरेंट, या नाइकी तक ही चलो। इट्स अल्टीमेट पेरेंट, अल्टीमेट पेरेंट का मतलब ये नाइकी के ऊपर कोई 2-3, इंटरमीडिएट पेरेंट नाइकी या उससे कोई ऊपर वाला। इट्स अल्टीमेट और इंटरमीडिएट पेरेंट डू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। अच्छा, नाइकी ने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देके कोई ये नहीं कि अपने पास रख लेनी है, वो पब्लिक को क्या करें? अवेलेबल करें। एंड उसमें वादा करें कि मैं कितने स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा? सारे। इन विच सब्सिडरीज आर कंसोली, और उसमें मैं सब्सिडरीज को कंसोलिडेट भी करूंगा। एक ऑप्शन होती है हमारे पास, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कि अगर आपने सब्सिडरीज को कंसोलिडेट नहीं करना तो आप उनको मैयर कर लें FVTPL पे। FVTPL होता है उन पे जो गेन आए उनकी इन्वेस्टमेंट पे, उसको फेयर वैल्यू में ले जाएं। ये FVTPL अलग से IFRS 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और जो पेरेंट अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, ये पता नहीं लाइन उसने क्यों डाली हुई है, तो अ पेरेंट दैट इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। इन्वेस्टमेंट एंटिटीज होती हैं जिनका काम ही शेयर्स, जिनका काम ही किसी के 60% शेयर खरीदनी है, किसी के 70% शेयर खरीदनी है, और खुद कुछ नहीं कर रही वो कंपनीज, ना शुगर बना रही है ना और कुछ कर रही हैं, बस उनका काम ही शेयर्स खरीदना है। म्यूचुअल फंड्स वगैरह इस किस्म के नाम होते हैं ऐसे दफ्तर, ऐसे बिजनेसेस के। अगर कोई पेरेंट इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो ये तो कंसोलिडेशन वैसे ही ना करे, इफ इट इज रिक्वायर्ड to measure all of its subsidiaries at FVTPL if it is required by other standards। वो पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड्स इन पे लगते हैं, हमें क्या ये लाइन पता नहीं क्यों ICAP ने डाली हुई है, लेकिन हाईलाइट कर लें ये लाइन किन के लिए है? इन्वेस्टमेंट एंटिटीज। इन्वेस्टमेंट एंटिटीज क्या होती हैं? कभी पढ़े वैसे किसी पढ़ाई में? जिनका काम ही क्या होता है? मैंगो बेचना, आम बेचना, या AC बनाना, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करना। तो बोले इन्वेस्टमेंट एंटिटीज भी कंसोलिडेशन ना किया करें। इन दोनों लाइनों के साथ लिख लें, सेपरेट बात है, इंडिपेंडेंट बात है, ऐसी हट के एक बात है। मैं कराता नहीं होता था, आज पहली दफा किसी सेशन में करवा रहा हूं कि MCQ में ना आ जाए कहीं। तो बोले इन्वेस्टमेंट एंटिटीज क्या किया करें? एक्सेलेंट, कंसोलिडेशन ना किया करें। अच्छा फिक्रा बोला, लेकिन फिक्रा पूरा करें। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अदर स्टैंडर्ड्स टू मेजर बला बला, ये तो मेरा नहीं ख्याल यहां तक आपसे टेस्ट करेगा। अच्छा, अब जी अगला मसला आ गया जिसका आसान सा हल। पेरेंट का ईयर एंड है 31 दिसंबर और सब्सिडरी का ईयर एंड है 31 अक्टूबर। तो कितने महीनों का गैप है? 2 महीनों का। आप बताएं क्या करें? बेस्ट थिंग क्या करें और ऑप्शन क्या है? बेस्ट थिंग ये है कि सब्सिडरी के 2 महीने की फिगर्स कैलकुलेट करें और सब्सिडरी को खींच के कहां तक लाएं? पेरेंट तक।
बेस्ट थिंग स्टैंडर्ड कहता है ये है कि एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करें। क्या करें? प्रिपेयर, बोलें बोलें बोलें, प्रिपेयर एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर सब्सिडरी, और उसको खींच के 2 महीने में कहां ले आए? 31 दिसंबर तक। अगर नहीं कर सकते, आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है, तो स्टैंडर्ड कहते हैं फिर कम से कम ऐसा करो कि मोटी मोटी ट्रांजैक्शंस तो डालो ना, जो 2 महीने में ही है। हमने कहा 2 महीने में मोटी मोटी ट्रांजैक्शन ये थी कि एक प्लांट खरीदा था सब्सिडरी ने, दूसरा वो जो बिल्डिंग थी वो बेच दी थी, और सब्सिडरी ने इसके अलावा एक बायोलॉजिकल एसेट्स भी चंद खरीद लिए। ये मोटी मोटी, हाँ कहते हैं फिर मोटी मोटी ट्रांजैक्शन बता दो। अगर तुम्हें वो बेस्ट थिंग नहीं लग रही ना, पुराने जमाने में इसका नाम होता था बेंचमार्क और इसका नाम होता था अलाउड ऑल्टरनेटिव, यानी आइडियल सिनेरियो ये है, नहीं तो फिर ये भी कर लो। जैसे आजकल पता नहीं वो शादियों पे हमने सुना है दूल्हे भी जा रहे होते हैं ब्यूटी पार्लर, तो या तो ब्यूटी पार्लर भेज दो, वरना जो है वो मुंह धुलवा के आ जाओ, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये मतलब कि धोए बगैर ना आए, ये पता चले एनजी मुंह चौक के आ जाए। अच्छा, ऑप्शन, सॉरी अगर आप लोग माइंड करते हैं, हम इंटेंशनली ये बातें करते हैं। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, बोलें पोस्ट करें क्या? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, कौन से वाले? एक्सेलेंट, 2 महीने वाले कौन बोला है? वेल डन, जो टुक प्लेस हुए हैं 2 महीने में। इधर भी 2 महीने वाले ही करना है, एडिशनल फाइनेंशियल फॉर सब्सिडरी फॉर 2 मंथ्स। बेहतर है कि तकरीबन एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही बना लें सारी, उसमें तो फिर ज्यादा चीजें होंगी ना, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट दोनों होंगी, लेकिन अगर वो नहीं बना सकते तो फिर सिग्निफिकेंट बना लें। लेकिन एक एहतियात रखनी है, 3 महीने से कम का गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गैप 3 महीने 4 महीने, कितना लिखा है? 3 मंथ्स। 3 महीने से ज्यादा का गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। कहते हैं 3 महीने से ज्यादा का गैप ना रखना, वरना बहुत मसले हो जाते हैं। और हमारे कितने का गैप है? 2 महीने का। पॉज करें। अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि मतलब कई दफा मैं कह रहा हूं ऐसे ही कसाई मुंह उठा के आ जाते हैं, भाजन ਤੁਹਾਡਾ बकरा ले आओ जरा साइड पे। चलो, दीनदार बंदा होना चाहिए, चलें समझदार। पढ़ें जी, हेडिंग 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 हेडिंग। सेम रिपोर्टिंग डेट्स ऑफ पेरेंट एंड subsidiary, same reporting dates of parent and subsidiary. The financial statements of the parent and subsidiary used in preparing financial statements shall have the same reporting date. ये तो जनरल रूल है, लेकिन दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि सेम डेट हो दोनों की? When period end is different, लेकिन अगर कभी पीरियड एंड उनका जिंदगी किसी मोड पर डिफरेंट हो जाए तो द सब्सिडरी को प्रिपेयर करे। लेकिन क्यों? सिर्फ फॉर कंसोलिडेशन, वैसे कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कंसोलिडेशन करते हुए प्रिपेयर करे। क्या प्रिपेयर करे? एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट सारी चीजें आ जाएंगी। फिर एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करे एज ऑफ द सेम डेट एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट। और कौन सी तारीखें यूज करें? जो पेरेंट वाली हैं, टू इनेबल द कंसोलिडेशन।
अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू, और अगर बहुत मुश्किल लग रहा है, जल्दी कंसोलिडेशन करनी है, टाइम नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाना मुश्किल हो रहा है, तो एडिशनल का एक हल है। एडिशनल में फिर सारी इंफॉर्मेशन आनी थी, फिर आप एडिशनल को छोड़ें, फिर आप एडिशनल में से सिर्फ वो वाली चुनें जो सिग्निफिकेंट है। कुछ छोटी मोटी ट्रांजेक्शंस की हैं, बिजली के बिल पे कर दिए, किराया पे कर दिए, वो इग्नोर कर दें सब्सिडरी के, मोटी मोटी ट्रांजेक्शंस पकड़ें। If it is impracticable to do so, what is impracticable to do so? If it is impracticable to do the additional financial information बनाना अगर मुश्किल है तो फिर क्या करें? तो फिर एक ऑप्शन अवेलेबल है भाई आपके पास, ऑप्शन क्या जरा बताएं आज सारे। सब्सिडरी मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी यूज्ड, तो मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कर लें जो अभी भी उसका ईयर एंड खत्म हुआ है, विद एडजस्टमेंट्स ऑफ फिर इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेशन कर लें 31 अक्टूबर, कोई मसला नहीं, ऊपर डेट डाल दीजिएगा 31 दिसंबर, खैर है, कहते हैं हल्का फुल्का चलता है, फिर जान दो। फिर इसमें मोटी मोटी चीजें तो आप डाल देंगे पीपी वगैरह, लेकिन प्री पेमेंट्स वगैरह वो पुरानी होंगी, 2 महीने वाली करंट लायबिलिटीज पुरानी पड़ी होंगी, कहते हैं खैर है। टू बी यूज्ड विद इन एडजस्टमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस इन एनी केस द डिफरेंस बिटवीन, वो बोले ना, द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग डेट्स शैल बी नो मोर देन 3 months, लेकिन 3 months से ज्यादा इनमें अरसा नहीं होना चाहिए। एंड द लेंथ ऑफ पीरियड एंड डिफरेंस बिटवीन द डेट्स शैल बी सेम फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। इन दोनों लफ्जों का मतलब बताएं। लेंथ ऑफ पीरियड एंड डिफरेंस बिटवीन डेट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट्स? 2 months. What is the difference between dates? ये अगले साल भी 2 मंथ ही होना चाहिए। शुगर प्रोग्राम नहीं है कि हर साल चेंज कर रहे हो। उससे अगले साल भी 2 मंथ्स होना चाहिए, उससे अगले साल भी 2 मंथ्स, उससे अगले साल भी। तो पीरियड टू पीरियड ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। और एक और चीज भी सेम होनी चाहिए, दोनों के महीने भी 12 ही हो, दोनों के महीने भी, अरसा भी जो कवर हो रहे सेम हो, लेंथ भी सेम हो, और उनकी डेट्स में जो डिफरेंस है वो भी ओवर द पीरियड्स क्या हो। मतलब शुगर प्रोग्राम नहीं लगा हुआ कि अगले साल सब्सिडरी क्या मूड है, मेरा मूड इस बार नवंबर का बन रहा है। अब वो नवंबर का करेगी तो आप लोगों ने टैक्स पढ़ा है, स्पेशल टैक्स ईयर होगा, उसके वो भी महीने भी उड़ जाएंगे, पता नहीं 12 की जगह कम हो जाने एक दफा जब चेंज करा होगा, और उधर से डिफरेंस भी 1 महीने का हो जाने। जी इस साल क्या आपका प्रोग्राम है बीबी सब्सिडरी? इस साल मेरे दिल में आ रहा है सितंबर कर लूं, और लुट पाई है तू। मतलब ओवर द इयर्स डिफरेंस क्या रहना चाहिए? सेम। लेंथ और डिफरेंस बिटवीन डेट्स का मतलब बताएं। लेंथ अरसा, लेंथ अरसा, और डिफरेंस बिटवीन डेट्स 2 महीने। डन। ओके। मिसलेनियस के अंदर पहली आसान सी बात पढ़ लें जो एमसीक्यूज में टेस्ट होती है। ऑल सब्सिडरीज, कॉफी हो गई, कुछ ने रोजा रखा है ना, आप कॉफी तो नहीं सबके सामने मंगवा सकते। all subsidiaries to be included, all subsidiaries to be included। कुछ लोगों ने स्टैंडर्ड बनाने वाले को कहा कि तुम्हारी हैं 3 सब्सिडरीज, ये तीसरी वाली ना बड़ा लॉस ला रही है, इसको कंसोलिडेट ना करो। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं मैं नहीं मानता, करो कंसोलिडेट। इसने स्टैंडर्ड को कहा वो जो सब्सिडरी है ना फलां, वो तुमने 2 दिन पहले खरीदी है, साल खत्म हो गया, 29 दिसंबर को खरीदी है, क्या कंसोलिडेशन करनी? स्टैंडर्ड ने कहा जा मैं करूंगा कंसोलिडेशन। अड़ा हुआ स्टैंडर्ड, कहते मैं सारे को करूंगा। किसी ने स्टैंडर्ड को कहा कि ये वो जो सब्सिडरी आपकी तुर्की वाली है ना, वो 2 साल से आपको डिविडेंड नहीं दे रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां से तुर्की से यहाँ पैसा भेजना मना कर दिया है, वो सारा पैसा आपका ब्लॉक हुआ हुआ उधर, उस सब्सिडरी को कंसोलिडेट ना करो। स्टैंडर्ड ने कहा बातें ना कर, मैं इसको भी कंसोलिडेट करूंगा। तो स्टैंडर्ड से लोगों ने पूछा खुदा के लिए कोई एक एक्सेप्शन बता दो कि जब तुम लोग सब्सिडरी को कंसोलिडेट ना करो। स्टैंडर्ड ने कहा कोई एक्सेप्शन नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड ऑल, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। किसी भी सब्सिडरी को आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ये कंसोलिडेट नहीं करूंगा। सब सब्सिडरीज को आप चाहे वो लॉस कमा रही हो, चाहे आप जूते बना रहे हो, वो जूते मार रही हो, वो जो मर्जी बिजनेस कर रही हो, आपने उसको मस्ट क्या करना है, चाहे वो दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में हो, आपने उसे क्या करना है। कोई एक एग्जांपल स्टैंडर्ड कहता है मैं नहीं दे रहा आपको, देयर आर नो ग्राउंड्स फॉर एक्सक्लूडिंग कहते हैं मेरी तरफ से किसी सब्सिडरी को आप कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा इस बात की, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन अगली बात और आखिरी आज की, अगर कोई सब्सिडरी
अपनी सेपरेट किताबों में FIFO यूज कर रही है और पेरेंट अपनी सेपरेट किताबों में वेटेड, तो सब्सिडरी को मजबूर ना करें, कंसोलिडेशन करते हुए सब्सिडरी की किताबों में खुद ही एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, उससे डेटा मंगवा के उस एडजस्टमेंट में क्या कीजिएगा, जरा बताएं जल्दी बताएं। पेरेंट कौन सा मॉडल यूज करें? वेटेड एवरेज। सब्सिडरी कौन सा मॉडल यूज करिए? FIFO। तो सब्सिडरी को तंग ना करे, ना छेड़ मलंगानू, उस मलंग को लगी रहने दे, वो FIFO करती रहे। लेकिन जब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएं तो फिर वेटेड एवरेज पे लाया करें, ताकि क्या हो? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। If a member of a group uses accounting policy other than those adopted in, member of group का क्या मतलब है? हमारी कई सब्सिडरीज होती है ना, हमारा लेवल है, ये तो छोटे छोटे लेवल के सवाल हैं, हमारी तो कई सब्सिडरीज होती हैं। For like transactions and events, appropriate adjustments are made to the group financial statement। सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज ना कीजिएगा, सिर्फ किसकी फाइनेंशियल में चेंज करें? ग्रुप फाइनेंशियल, प्रिपेयरिंग फाइनेंस टू इंश्योर कंफर्मिटी विद द ग्रुप्स अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, आखिरी बात, एक्विजिशन डेट क्या होती है बताएं? जिस वक्त आप उसको क्या कर लें? कंट्रोल कर लें, इसे कहते हैं एक्विजिशन डेट, इसे कहते हैं एक्यू। एक मिनट रुक जाएं, आपके सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट आसानी से पता चल जाता है। क्यों? डेट दी होती है ऑन 1 जुलाई हुई बॉट। प्रैक्टिकली सुने भाई, मेरी बात सुन के जाएं, ये बात आपके सिलेबस की नहीं है, मेरी बात सुन के जाएं। ये लाइन उसने क्यों डाली? प्रैक्टिकली होता पता है क्या था? हम सऊदी किंग को कहते थे थोड़े से पैसे ले लो, 2 दिन बाद सऊदी किंग को कहते थे यार थोड़े से शेयर भी ले लो, फिर 1-2 दिन बाद कहते थे नहीं गुजारा चल रहा तो बिल्डिंग भी ले लो। अब लोग कहते थे खरीदा कब है, समझ नहीं आ रही अब वो। लेकिन हमारे सवालों में ऐसा कभी नहीं होगा, हमारे सवालों में सेम डेट पे शेयर इशू होंगे, सेम डेट पे सऊदी किंग को पैसे देंगे, सेम डेट पे उसे अपनी बिल्डिंग ट्रांसफर करेंगे और सब्सिडरी को बाय कर लेंगे। ठीक है, ओवर। हाँ, वो रिसेंट से यूज करेंगे।